नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 15 जुलाई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा जो एडिटोरियल है वो हमारा द हिंदू से संबंधित है, जो कि अभी हाल ही के अंदर क्या हुई है। जो हमारा जो सीएसओ है यानी संघाई सहयोग संगठन है, उसकी क्या हुई है, मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग किसमें, वर्चुअली तौर पर हुई है, यानी आभासी तौर पर हुई है। यानी हम देख सकते हैं भी एक प्रकार से जो वीडियो कॉलिंग है उसके माध्यम से क्या हुई है, इस मीटिंग का क्या है, आयोजन हुआ है। तो कई ऐसे हैं जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं भी, आपको जो ये मीटिंग थी फिजिकल रूम में करनी चाहिए थी, इस प्रकार से कहीं न कहीं आपको ये वर्चुअली रूप से नहीं करनी चाहिए थी। कुछ इसके अंदर जो सिक्योरिटी इशू बता रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं ये कह रहे हैं अभी जो ये जो रूस और चीन के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जो यात्रा थी वो कहीं न कहीं क्या सकती थी, उनके लिए सुरक्षा का कारण बन सकती थी। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं इसमें कुछ बातें कही गई है। साथ ही साथ इसके अंदर जैसे चाबहार पोर्ट है, जो कि भारत ईरान के अंदर विकसित कर रहा है, उसका भी इसके अंदर जिक्र हुआ है। जबकि यूक्रेन जो वार हो रही थी, रूस और यूक्रेन थी, उसके बीच में किसी प्रकार की कोई भी वार्ता इसके अंतर्गत नहीं की गई है। ठीक। साथ ही साथ भारत के द्वारा जो सीएसओ के अंदर जो मुद्दे उठाए गए थे उनके बारे में चर्चा की गई है। जैसे इसके अंदर पाकिस्तान शामिल है, तो भारत के द्वारा आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया था। साथ ही साथ इसके अंदर जो कनेक्टिविटी का जो मुद्दा था, जो जिसके तहत जो चीन है वो भारत के जो पीओके है हमारा, उससे क्या हो रहा है, एक जो वन रोड जो इनिशिएटिव है वो बना रहा है, तो उसका भी हमारे कहीं कि हमारी संप्रभुता को देखते हुए इस पर मुद्दा उठाया गया था। भी भारत के द्वारा ये कहा गया था भी जो आपकी जो ये परियोजना है वो कहीं न कहीं भारत की संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है। तो हमने फिर इस परियोजना का भी हमने इसके अंतर्गत क्या किया था, विरोध किया था। और साथ ही साथ इसमें आगे इस जिक्र में ये भी कहा गया भी जो आने वाले समय के अंदर, जो अभी दिसंबर के अंदर ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके अंदर भारत का जो हम कह सकते हैं जो स्टैंड कैसा रहेगा, क्या भारत उसके अंदर शामिल होगा या नहीं होगा। उसके बाद में अभी हाल ही के अंदर हम देखते हैं अभी थोड़े दिनों में G20 की भी सम्मेलन होने वाली है, तो उसके अंदर भी भारत का जो किस प्रकार से इसके अंतर्गत स्टैंड रहेगा और किस प्रकार के मुद्दे भारत इसके अंदर देखेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो कहता है भी जो वर्ष 2020 में भारत के प्रति चीन की जो कार्रवाई उभरती अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने स्पष्ट रूप से जो सीएसओ में भारत के हितों को क्या किया है, उसने पुनर्वलोकन करने पर मजबूर किया है। यानी कहीं कहीं भारत के जो हित थे उनको इसने प्रभावित किया है। आगे इसके अंदर कहता है यह न केवल एक आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन करने पर यानी केंद्रित है या बिंदु स्पष्ट करता है, बल्कि भारत के लिए चिंता के मुद्दे कौन कौन से थे, जो आतंकवाद है और जो कनेक्टिविटी है, पर श्री मोदी की झुंझारू जो मुखरता को भी क्या करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है, तो एक तो जिस प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं भी ये केवल और केवल ये नहीं है, साथ ही साथ जो आतंकवाद का कनेक्टिविटी का जिस प्रकार से हम मुद्दा उठा सकते थे, उस प्रकार से हम कनेक्टिविटी के अंदर या वर्चुअली तौर पर हम नहीं कर पाए हैं। ठीक। साथ ही साथ जिस पर चीन और पाकिस्तान का क्या कह सकते हैं बुनियादी मतभेद बना हुआ है, जिस प्रकार से जैसे कनेक्टिविटी है वो चीन और पाकिस्तान मिलकर के इस प्रकार के परियोजना है उनको क्या करता है, सफल बना रहा है। ठीक। आगे इसके अंत कहता है हालांकि कनेक्टिविटी पर जो कि सीएसओ के लिए एक मुख्य मुद्दा रहा है, में संगठन के अलावा इस स्पष्टता को भी दर्शाता है। तो इस मुद्दे के अंदर जो कहीं न कहीं जो हम कह सकते हैं जो कनेक्टिविटी का जो भारत जिसका विरोध कर रहा है, कहीं न कहीं इस सीएसयू के अंदर जो भारत और सॉरी जो पाकिस्तान और जो चीन है वो क्या कर रहे हैं, इसको और दृढ़ता से लागू करने की बात कह रहे हैं। आगे इसमें कहता है भी श्री मोदी ने भारत की स्थिति को दोहराते हुए इस कनेक्टिविटी परियोजना को राष्ट्र की संप्रभुता के लिए कहीं न कहीं या जो संप्रभुता को प्रभावित कर सकती है, तो इस पर भी हमने इसका क्या किया है, एक प्रकार से फिर से हमने इसका क्या किया है, विरोध किया है। आगे इसमें कहा भी जो निश्चित रूप से जो वो हमारी जो बौद्ध विरासत, जो कि कहीं न कहीं हम किस लिए दोनों दो देशों को जोड़ने के लिए हम क्या कहते हैं भी बौद्ध विरासत का एक प्रकार से हम क्या करते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में यूज़ करते हैं भी बढ़ावा देना, चाहे कितना भी क्या हो प्रासंगिक हमारा प्रयास क्यों न हो, मगर सीएसओ सदस्यों को भारत की ओर आकर्षित करने और चीन के साथ उसके बढ़ते संबंधों को रोकने में मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किस लिए कहा गया है, क्योंकि अभी हम देखते हैं भी चीन के अंदर सॉरी जो हमारा जो ईरान है,
सॉरी किसके, ईरान के अंदर जो चाबहार हम पोर्ट बना रहे हैं उसमें दिनों दिन हमारी जो कनेक्टिविटी है वो क्या हो रही है, हमारा जो कार्य करना है या उसकी जो सुविधाएं हैं या जिसको हम बनाने के अंदर जो दिनों दिन देरी करते हुए जा रहे हैं वह हमें करनी होगी, न कि हम अपनी वो जो बौद्ध विरासत को या इस प्रकार की जो हम कहते हैं इमोशनली अटैच कर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रासंगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम केवल इतने तक ही हम क्या कर सकते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते हैं, साथ ही साथ हमें हमारी जो परियोजना है उनको भी दृढ़ता से लागू करने की आवश्यकता है। ठीक सॉरी, आगे इसमें क्या है, ईरान के अलावा जो हमारा जो चाबहार परियोजना है जो कि हम ईरान के अंदर बना रहे हैं, ठीक है, तो सॉरी इसके आगे बढ़कर हमें आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं कहीं हमारी जो परियोजना है वो भी कहीं हम वहीं पर रुकी हुई है, वह भी हमारी कहीं कहीं ये सफल नहीं हो पा रही है। वह भी कहीं कहीं जो ईरान जैसे देश हैं उनके भारत की और कहीं कहीं जो हम कह सकते हैं एक प्रकार का जो विश्वास है वो भी कम होता जा रहा है। आगे इसमें कहा भी कई लोगों की निगाहों अब अगस्त में होने वाले जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसकी ओर, सॉरी ये अगस्त के अंदर है, दिसंबर के अंदर नहीं है, ठीक है, ये अगस्त के अंदर होने वाली है, उस पर ये निगाहें टिकी हुई है, जहाँ चीन और रूस क्या होंगे, उपस्थित होंगे। और इसमें ये देखा जा रहा है भी भारत है यानी जो श्री मोदी है वो क्या करेंगे, दक्षिण अफ्रीका जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो कौन कौन से मुद्दे वहाँ पर यानी उजागर करेंगे। साथ ही साथ अभी हाल ही के अंदर जो G20 जो हमारा जो शिखर सम्मेलन होने वाला है वो भी कहीं न कहीं इन प्रकार के जो मुद्दे हैं उनसे क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। ठीक, तो हमारा जो शंघाई सहयोग संगठन है वो हमारा पता भी एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को हुई थी। किस किस के देश शामिल थे तब इसमें, चीन थे, कजाकिस्तान थे, किर्गिस्तान थे, रूस थे, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत है, यानी बाद में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, जब उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हुआ था तो उसका नाम CSO रखा गया था, उससे पहले यह क्या था, यानी शंघाई 5 के नाम से इसको जाना जाता था। जब इसके अंदर क्या हुआ था, उज्बेकिस्तान इसके अंतर्गत शामिल नहीं था। वह क्या था, चीन के जो पड़ोसी देश थे उनके साथ जो जिसके जो सीमा विवाद थे और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे थे उनको एक साथ मिलकर समझाने की बात कही गई थी। फिर 2001 के अंदर उज्बेकिस्तान इसके अंदर शामिल होता है और इसका जो नाम परिवर्तन करके CSO यानी शंघाई सहयोग संगठन बना दिया जाता है। अगर वर्तमान की हम बात करते हैं तो इसमें कितने 9 सदस्य शामिल हैं, जिसमें चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, इसके बाद में किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और अभी हाल ही के अंदर ईरान इसके अंदर शामिल हुआ है। और भारत और पाकिस्तान इसमें 2017 में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुए थे। अगर शंघाई सहयोग संगठन की हम कागजी भाषा की बात करते हैं तो इसकी जो भाषा कौन सी है, चीनी और रूसी इसकी एक आधिकारिक भाषा है इसकी शंघाई सहयोग संगठन की। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जो शंघाई सहयोग संगठन में अभी जो वर्चुअल मीटिंग हुई है उस पर आधारित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल क्या कहता है भी, ये हमारा किससे, दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। तो ये लिखा गया हमारी जो लैंगिक असमानता है उस पर, क्योंकि अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, जो विश्व आर्थिक मंच की जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी हुई है उस पर ये आर्टिकल लिखा गया 2023 के अंदर जो रिपोर्ट है उसके अंदर। इसमें कहा गया भी भारत ने इस सूचकांक में जो 8 अंकों का यानी हम कह सकते हैं भी सुधार देखकर अब जो भारत की स्थिति है वो 147 देशों में से कितनी 136 सॉरी 127वीं हो गई है, जो कि पिछले वर्ष कितनी थी हमारी, लगभग 135 के आसपास थी। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें 142वें स्थान पर है, बांग्लादेश की बात करें तो 59वें स्थान पर है, चीन की बात करें तो 107वें स्थान पर है, नेपाल की बात करते हैं तो वो 118वें स्थान पर है, और अगर श्रीलंका की बात करें तो वह 115वें स्थान पर विराजमान है। ठीक है, और भूटान इसमें 105वें स्थान पर विद्यमान है। तो ऐसे में हम देखते हैं अभी भारत अपने पड़ोसी राज्यों से भी कुछ ही राज्यों से क्या है बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर राज्यों से हम क्या कर रहे हैं, जो ज़्यादातर देश हैं उनसे हम क्या पीछे छूटे हुए हैं। आगे इसमें क्या भी 2022 के अंदर भारत की जो रैंकिंग थी वो 135वीं रैंकिंग थी। और इस ग्लोबल जो जेंडर रिपोर्ट है इसके अंदर क्या देखा जाता है, और महिला और पुरुषों के बीच में जो सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और मौद्रिक और सांस्कृतिक और साथ ही साथ जो आर्थिक सशक्तिकरण है उस उपलब्धि को इसके अंदर देखा जाता है भी कितनी इनके अंदर क्या है भी असमानताएं पाई जाती है, चाहे वो राजनीतिक सशक्तिकरण की हो, शैक्षिक सशक्तिकरण की हो, हमारी हम कह सकते हैं भी आर्थिक सशक्तिकरण की हो, तो इन सभी को इसके अंतर्गत देखा जाता है। और इस असमानता के स्तर को इसके तहत पर आकलन किया जाता है, तो किस प्रकार से असमानता दर्शाती है। और इसका ये जो पहली बार जो इस सूचकांक का जो आयोजन किया गया था वह वर्ष 2006 के अंदर इसका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है,
आगे इसके अंदर कहा गया भी इस पर भारत में शिक्षा के सभी स्तंभ, जिसमें हम कह रहे हैं जो जो पंजीकरण से थे में लैंगिकरण समानता बढ़ी है। ठीक है, तो शिक्षा के अंदर हम देखते हैं भी कितने एडमिशन्स के अंदर जो महिलाओं का योगदान है, कितने पुरुष का योगदान है, कितने लोग ऐसे हैं जो महिलाओं को पढ़ाना सही समझते हैं। तो ये भी हमें इसके अंदर कहा गया है। इसमें बताया भी 64.3% लैंगिक अंतराल की कम यानी कम किया है। तो हमने काफ़ी जो हमारा जो लैंगिक अंतराल है उसमें भी हमने काफ़ी सुधार किया है, यानी काफ़ी कमी मैंने इसके अंतर्गत की है। और साथ साथ आर्थिक सहभागिता और अवसरों के मामलों में भी हमने लगभग 36.7% समानता के स्तर पर हमने पहुंच प्राप्त की है। तो धीरे धीरे हम जो समानता की जो भावना है, जो आर्थिक स्तर पर जो जॉब्स के रहे अवसर की जो समानता है, उसमें भी हम महिलाओं का जो योगदान है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक है, आगे इसके अंदर कहा भी जो कहीं न कहीं हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनका प्रदर्शन भारत की तुलना में अच्छा रहा है, वह कहीं न कहीं क्या है भी इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर क्या करती है, सवाल उठाती है। ठीक ठीक, तो क्योंकि हम अगर भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कहीं न कहीं इन सभी देशों से क्या है, बेहतर स्थिति के अंतर्गत है। भारत की आज हम भारत के अंदर एक सशक्त लोकतंत्र है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सशक्त अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसके साथ यहाँ चिकित्सा की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं या अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात क्यों नहीं करते हैं। यदि हम भारत की अगर बात करें तो कहीं न कहीं इनकी सभी देशों की तुलना में आज क्या है, बेहतर स्थिति के अंतर्गत है। और राजनीतिक और कारोबारी रूप में भी हम देखते हैं जो महिला आज कहीं न कहीं क्या हो रही है, सफल होती जा रही है। और कहीं के जो शैक्षणिक परिणाम है वह उसमें के अंदर भी जो महिलाओं के जो योगदान है वो दिन दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस प्रकार की कहीं न कहीं इस रिपोर्ट की जो हम कह सकते हैं जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर कहा भी जो भारत के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई जिसमें शौचालय का जो निर्माण करना है, कन्या भ्रूण हत्या रोकने से संबंधित है, स्कूली शिक्षा के अंदर लड़कियों को जो बढ़ावा देना है, साथ ही साथ जो जिससे लड़कियों को और अधिक प्रोत्साहन करना है, साथ ही साथ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी हमारी जो योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना चल रही है, सुकन्या समृद्धि योजना, पुलिस बलों के अंदर जो 33% महिलाओं की जो पदों की जो आरक्षण दिया जाता है, साथ ही साथ जो 28% महिला अधिकारियों के अंदर जिस प्रकार का जो कमिश्नर का आरक्षण दिया जाता है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है के अंतर्गत कहीं न कहीं जो महिलाओं की जो आर्थिक सशक्तिकरण है वो भी क्या हुआ है, मजबूत हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं भी जो इस कहीं की जो योजना है या जो ये रिपोर्ट है इसके विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा है। और इन योजनाओं के माध्यम से महिलाएं हैं वो दिनों दिन क्या हो रही है, और ज़्यादा आत्मनिर्भर हो रही हैं, साथ ही साथ बहुत अधिक सशक्त होती जा रही है। ठीक है, और आगे कहा भी भारत में लैंगिक समानता यहाँ के सतत विकास से जुड़े साथ साथ जो मानव अधिकारों को साकार करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। और लैंगिक समानता का प्राथमिक उद्देश्य एक ऐसे समाज का भी निर्माण करना है जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच में क्या हो, सहभागिता हो, कहीं कहीं समान अवसर क्या उनके अंदर क्या हो, हम उपलब्ध करवाएं। तो इस प्रकार के हम क्या को लैंगिक असमानता के विकास का कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं भी एक सशक्त समाज का हम क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। ठीक, आगे इसके अंदर कहता है भाई समाज समानता के प्रयास तेज करने में विश्व विकास में लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि करने की संभावना है। अगर हम जो लैंगिक असमानता को कम करते जाते हैं, महिलाओं के जो योगदान है उसको बढ़ाता हुआ जाते हैं, तो ऐसे में हम 12 ट्रिलियन वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर क्या कर सकते हैं, योगदान कर सकते हैं। साथ ही साथ भारत की जो आधी आबादी है जिसके अंदर महिलाओं का जो योगदान है वह भी भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी अधिक तीव्र गति से विकसित करने में मदद कर सकती है। और आगे इसके अंतर्गत भी भारत जो श्रम बल में 10% भागीदारी के साथ 2025 तक अपनी जीडीपी का लगभग 700 अरब डॉलर तक बढ़ने की संभावनाएं हैं। और उसके अंदर जो महिलाओं का जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक, तो ये एक जो आर्टिकल था जो हमारी जो हाल ही के अंदर जो विश्व यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो वैश्विक अंतराल जो जेंडर गैप रिपोर्ट जो हमारा जारी किया गया उस पर ही आर्टिकल था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला जो आर्टिकल है वो है भी हमारी ऊर्जा पर आत्मनिर्भरता। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो हम देखते हैं अभी जिस प्रकार से आज क्या है भी वर्तमान के अंदर जो पेट्रोल और डीजल है उनकी उपलब्धता दिनों दिन कम होती जा रही है। उसके अलावा हम क्या करते हैं भी हम जो ऊर्जा के जो अन्य वैकल्पिक संसाधन है उस पर हम ज़्यादा निर्भर होने की बात करते हैं, उस पर हम शिफ्ट होने की बात करते हैं। उसके अंदर जब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल देखते हैं, बायो गैस देखते हैं, इसी साथ एथेनॉल वगैरह की जो एनर्जी है उन पर हम शिफ्ट होने की बात करते हैं। तो सारा का सारा जो इस आर्टिकल के अंदर इसी बारे में जिक्र
किया गया है। ठीक, तो पहला इस आर्टिकल के अंतर्गत अभी वर्ष 1947 तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में भारत ने क्या किया है, वैश्विक पहल की है। कौन कौन सी? एक तो हमने सौर ऊर्जा गठबंधन को लागू किया, यानी सफलतापूर्वक उसका हमने क्रियान्वयन किया गया है। साथ ही साथ अभी हम क्या करते हैं, जैव ईंधन गठबंधन का भी मूर्त रूप यानी कहीं के एक जैव ईंधन गठबंधन भी हम दिनों दिन क्या करें, शुरू करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अगर हम आज की अगर हम बात करें जैव ईंधन के मामले में, अमेरिका 55% हिस्सेदारी के साथ इथेनॉल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। ठीक है, तो जैव ईंधन में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? इथेनॉल का होता है। ठीक है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? अमेरिका की। कितनी है? 55% के आसपास है। उसके बाद में दूसरा स्थान ब्राज़ील का आता है, जिसका हिस्सेदारी कितनी है? 27% के आसपास है। ठीक है, और कहीं कहीं इन जो सीमित जो हमारी जो संभावना है, उसमें जो भारत की जो हिस्सेदारी है वो केवल और केवल कितनी है? 3% है। ठीक है, तो ऐसे के अंदर हमारे लिए जो अमेरिका और हम जैसे ब्राज़ील जैसे देश हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करते हैं, वर्ष 2022 तक एथेनॉल उत्पादन की क्षमता हमारी लगभग 947 करोड़ लीटर की आसपास की रही है। सो जैसे इथेनॉल है, बायोडीजल है, जो कंपेंसिंग बायो हमारी जो गैस है जिसको हम सीबीजी के नाम से बोलते हैं, जैव ईंधन में सबसे लोकप्रिय उत्पादन के रूप में हम जानते हैं। तो कौन कौन से हैं? हमारा इथेनॉल है, बायोडीजल है और हमारी सीबीजी है। ठीक है, और जो कहीं न कहीं हम क्या करते हैं, जो पेट्रोल और डीजल के साथ हम क्या करते हैं, इसको मिश्रण करते हैं, या इसका जो हम क्या करते हैं, इसको इसके अंतर्गत मिलाते हैं, जो कि कहीं न कहीं क्या करता है, जो पेट्रोल की जो गुणवत्ता है उसको और अधिक बढ़ा देता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी कम उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ठीक, और साथ ही साथ हम देखते हैं जो पहली पीढ़ी का जो हमारा जो इथेनॉल है वो खाद्यान्न में उपस्थित जो हमारी जो शर्करा होती है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो शर्करा के साथ हमारा जो स्टोर्स होती है उसको तैयार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ दूसरी पीढ़ी के जो इथेनॉल में गैर खाद्यान्न अवशिष्ट, जो कि कृषि के अवशिष्ट होते हैं, जो पशुओं से बचने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, हमारे जो दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल बनाते हैं। उसमें हम जो सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं, शैवाल होते हैं, उनको इसके अंदर क्या कहते हैं, मिश्रित किया जाता है। और तीसरी पीढ़ी का एथेनॉल होता है, उस पर अभी क्या कर रहा है, अभी शोध दिनों दिन हमारे जो रिसर्चर हैं वो क्या कर रहे हैं, दिनों दिन इसके अंदर शोध करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, साथ उसके अंदर आगे कहता है भी जो बायोडीजल भी जैव ईंधन का एक महत्वपूर्ण घटक हो सकता है। कौन सा? हमारा जो बायोडीजल है, जो कि हम गले सड़े पदार्थ होते हैं, जो अवशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। इससे वनस्पति तेल और वसा से तैयार किया जाता है। इसके अंदर ट्रांस इंडस्ट्रीकरण, जिसको साथ साथ विधि किए जाने और वनस्पति तेल और वसा से जो गैसोलीन इसको अलग किया जाता है, और इस प्रकार से इस जो हमारा जो एक प्रकार का जो बायोडीजल है उसका निर्माण किया जाता है। और इसके अंदर जो सल्फर है और गैर मौजूदा जो पर्यावरण के अनुकूल बनाती है वो इसके अंदर क्या होते हैं, सम्मिश्रित होते हैं। ठीक, साथ ही साथ हम आगे इस देखते हैं भी इसमें लगभग जो हमारे जो हम देखते हैं भी हमारा जो 80% जो कच्चा तेल हम क्या करते हैं, ज़्यादातर आयात करते हैं, चाहे वह हम रूस से आयात करते हैं, ईरान से आयात करते हैं, कुवैत से आयात करते हैं, या ठीक है, तो इन सब से हम क्या करते हैं, लगभग हमारा 80% जो तेल है वो क्या करते हैं, हम आयात करते हैं। इसी के साथ हम 50% जो हमारा प्राकृतिक जो गैस है वह भी क्या करते हैं, हम आयात करते हैं, यानी आयातता पर निर्भर करता है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत हम देखते हैं अभी हमारे एथेनॉल या हमारे जो बायोडीजल वगैरह चीज़ है उसको हमारे लिए काफ़ी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और कितनी हमारी आयात निर्भरता को वह कम कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या है भी लगभग जो हमारी जो ऊर्जा खपत के यानी दिनों दिन हमारी क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। हमारी जो जैसे हम एलपीजी सिलेंडर्स हैं, या जो सीएनजी है या पीएनजी गैस है, उसके कनेक्शन दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो ऊर्जा खपत है वो भी क्या है, बढ़ती हुई जा रही है। और ऐसी बढ़ती हुई ऊर्जा ज़रूरतों के लिए हमारी जो नवीनीकरण ऊर्जा है, साथ ही साथ जो इस प्रकार की जो हमारी जो जैव ईंधन है वो हमारे लिए काफ़ी सहायक साबित हो सकते हैं। ठीक है, और इसके विकास के लिए भी हमें कई कदम उठाए हैं। जैसे हमने क्या किया, जो 5 जून 2021 को एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम शुरू किया था। किसका? 5 जून को हमने कौन सा किया था, 5 जून 2021 को जो एथेनॉल मिलाने से संबंधित हमने क्या किया था, कार्य शुरू किया गया था। साथ ही साथ राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति हमने 2018 के अंदर लागू यानी शुरू की थी, जो 2022 के अंदर हमने इसको क्या किया था, संशोधन किया गया था। इसमें हमने जो 18 के अंदर नीति थी उसके अंदर हमने तय किया था अभी 20% इथेनॉल हम क्या करेंगे, सम्मिश्रण करेंगे 2030 तक,
जो कि हमने समय से पहले ही उसको पूर्ण कर लिया है। ठीक है, जिसको हमने क्या किया था 2025, उसको धीरे धीरे घटाकर हमने किया था 2025 उसको कर लिया था, और जो 10% का जो हमारा लक्ष्य हमने 2022 को रखा था उसको हमने पहले ही पूर्ण कर लिया है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं भी, इससे जो कई ऐसे जो नए नए जो हम कह सकते हैं इसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, नए नए संयंत्र इसके तहत इसके तहत हम स्थापित कर रहे हैं। इस प्रकार के नए नए जो हम कह सकते हैं एक प्रकार के जो संयंत्र हैं या जो नई नई फैक्ट्रियाँ हैं वह भी हम क्या कर रहे हैं स्थापित कर रहे हैं। आगे इसमें कहता है भी ऐसे में जो अक्षय ऊर्जा है हमारी, जो कि हम जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इस प्रकार की जो हमारी जो ऊर्जाएं हैं उस स्तर को भी हम संसाधनों में बदलना, अभी हमारी जो इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा हम संसाधन के रूप में इनका भी हमें इस्तेमाल करना होगा। इसमें कहा भी वर्तमान में 9 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार कच्चे तेल में आयात हम कर देते हैं। तो कितना हम भारी मात्रा में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो केवल और केवल हम आयात पर या तेल आयात पर खर्च कर देते हैं। सरकार ने एथेनॉल जो हम सम्मिश्रण या मिलाने को प्रोत्साहन करने के लिए इसमें जीएसटी के जो 18% था उसको घटाकर भी अभी कितना कर दिया है, 5% कर दिया है। तो कहीं कि सरकार भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने आयात को कम करने के लिए कदम उठा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में भी जैव ईंधन से संबंधित लगभग 75 करोड़ डॉलर से करोड़ से सरी अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, जो कहीं के एथेनॉल का निर्माण करेगी। साथ ही साथ हम देखते हैं भी छत्तीसगढ़ का जो कबीरधाम जिला है वह भी सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ सब देश का सबसे बड़ा इथेनॉल संयंत्र शुरू किया है यहाँ पर, कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। साथ ही साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई जो गोवर्धन योजना है, ठीक है, वह भी कहीं न कहीं जो कच्चा माल एकत्रित करके कहीं न कहीं हमारे जो बायोगैस है उसका निर्माण कर रही है। साथ ही साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर भी जो हमारा जो अभी बायोगैस संयंत्र यहाँ पर जो कि 4 लाख टन जैव ईंधन का उत्पादन करेगा, वह भी जल्दी ही शुरू होने की उसकी क्या है उम्मीद है, या फिर क्या कर सकते हैं अभी वह भी अभी निर्माणाधीन है। जो हम कह सकते हैं भी कहीं न कहीं हमारी बायोगैस के अंदर काफ़ी योगदान करेगा। साथ साथ करनाल के अंदर भी हम इस प्रकार के जो बायोगैस संयंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जो कि हमारी एथेनॉल से संबंधित क्या करेंगे हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है। इसके अलावा हम पानीपत, बठिंडा और अन्य जो देश है वहाँ पर भी, अन्य जो राज्य हैं वहाँ पर भी हम इस प्रकार के जो हम कर रहे हैं, जो इस प्रकार के एथेनॉल संयंत्र का विकास कर रहे हैं। ठीक है, और संयंत्र जो होते हैं अभी लगभग इसमें 5000 संयंत्र देश भर में स्थापित किए जा रहे हैं, जो कि शुरुआती तौर पर इन संयंत्रों में 1.5 करोड़ टन बायोगैस का उत्पादन होगा, जिसमें कृषि, जंगल, पशुपालन और समुद्री और हमारी जो निर्भरता है उसको भी क्या करेगा, ये कम करेगा। जैव ईंधन भारत के लिए, हमारा जो जैव ईंधन है वो भारत के लिए एक वरदान साबित होता है, क्योंकि ये खेती और पशुधन और साथ साथ सस्ता जो कच्चा माल है वो भी इससे मुहैया करवाएगा। साथ साथ इससे जो किसानों की जो आय है वो भी क्या होगी, कई गुना तक इससे बढ़ सकती है। ठीक, तो ये कहीं न कहीं क्या कर सकती है, हमारे लिए एक वरदान साबित हो सकती है, जो कि किसानों के साथ साथ हमारे जो हम कह सकते हैं भी जो जलवायु परिवर्तन के अंदर जो 2070 तक हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कही है उसमें भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं हमारे जो एक जैव ईंधन है या जो बायो ईंधन है, एथेनॉल है, उससे संबंधित ही हमारा एक आर्टिकल था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमें काफ़ी कुछ हम कह सकते हैं भी फैक्ट प्रदान कराता है, जो हमारे जो क्वेश्चन है उसमें सटीकता लाने का काम करता है। ठीक, जो अगला जो आर्टिकल है तो अगला आर्टिकल कहता है भी सहकारी समितियों की बढ़ती भूमिका। तो ये आर्टिकल है वो हम देखते हैं भी इसी का एक यानी एक आर्टिकल है जो कि इसी से संबंधित है, जो कि कहीं न कहीं एथेनॉल और बायोगैस है उस पर आधारित ये एक आर्टिकल है। इसमें कहता है भी जो अभी हाल ही के अंदर क्या है भी जो कुबको गुजरात के अंदर एक लगभग 2,50,000 लीटर की क्षमता वाला एक बायो एथेनॉल संयंत्र की स्थापना कर रहा है। ठीक है, और यह संयंत्र लगभग 8.35 करोड़ लीटर जैव ईंधन का क्या करेगा, उत्पादन करेगा, और इसके साथ साथ यह लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन मक्के की क्या करेगा, खपत को भी करेगा। तो हम देखते हैं भी मक्के का जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है वो कितना इसका ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, जो कि किसानों की आय भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ हमें कम कार्बन के साथ ऊर्जा का उत्पादन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जो कि लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन मक्के का इत्यादि इससे अधिक जो संयंत्र क्या करेगा, ये खपत करेगा। ठीक, और आगे इसमें क्या है भी उस मक्के को इथेनॉल के लिए उपयोग में लाया जाएगा, और इससे खाद्यान्नों की बर्बादी भी क्या होगी,
कम होगी। और एथेनॉल बनाने के बाद जो अवशेष बचेगा वह लगभग पशु चारे के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं इसका कितना हमारे लिए फ़ायदा हो सकता है। और ये लगभग 1 करोड़ लीटर एथेनॉल जो टन है वो लगभग 20,000 टन कार्बन उत्सर्जन को भी क्या करेगा, कम करेगा, जो कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो जलवायु परिवर्तन है, उसको भी क्या करेगा, ये काफ़ी कंट्रोल करेगा या उसमें भी काफ़ी योगदान करेगा। ठीक है, आगे इसके अंदर क्या है भी जो नेफर्ड कृषि अवशिष्ट से बायो जो CNG है को बनाने के लिए देश भर में लगभग 100 प्लांटों में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश इसके अंदर हो रहा है, जो कि पिछले कुछ वर्षों में हरित ईंधन की मांग जिस तेजी से बढ़ रही है उसको क्या करेगा, पूर्ण करेगा। और उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार के जो बायो CNG संयंत्र है वो लगाए जाएंगे, जो कि कहीं कहीं नए अवसर पैदा करेंगे। ठीक है, और बायो CNG चलाने के लिए जो हम देखते हैं ट्रैक्टर भी बाजार में आए हैं, जो कि बायो CNG से चल रहे हैं। इस प्रकार के जो ट्रैक्टर हैं वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो उससे हम कहीं कहीं जो इस प्रकार से वो उससे भी हम क्या कर रहे हैं, भी कार्बन का कम कर रहे हैं, जो कि 2070 तक जो कि हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा है उसको पूर्ण करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और इसके अंदर जो सहकारी जो समितियां हैं, जो सहकारी संस्थाएं हैं, उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। वो पंचायती स्तर पर बायोगैस संयंत्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है या उनको सहायता दे सकती है। साथ साथ जो हरित अवशेष हैं उसको एकत्रित कर करके कम लागत पर इस प्रकार के बायोगैस का विकास कर सकती है। साथ ही साथ ऊर्जा परिदृश्य में इथेनॉल की मौजूदगी बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें इसको आपूर्ति व्यवस्था को भी टिकाऊ बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, जो इथेनॉल है उसको टिकाऊ बनाएं, ताकि क्या हो भी हमारी अगर निर्भरता है जो इथेनॉल पर हो तो धीरे धीरे हम उसकी जो ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएँ, चाहे वह ऑटोमोबाइल यानी जो वाहन है उनसे संबंधित भी क्यों ना हो। साथ ही साथ इसी तरह के इथेनॉल उत्पादन के गन्ने और धान के पर क्या होती है, केंद्रित होती है, जिसमें क्या भी बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था होती है, जो कहीं कहीं एक प्रकार से जो चिंता की बात भी होती है। तो कहीं कहीं जो में इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं भी जो समस्याएं हैं उनका भी हमें सामना करना पड़ेगा। और हम कह सकते हैं भी जो वर्तमान में जिस प्रकार की जो बाढ़ की स्थिति है, इस प्रकार के पानी को स्टोर करने की भी हमारे पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बस यही चीज़ कही है भी 2070 तक जहाँ पर हमने शून्य कार्बन उत्सर्जन की बात कही है, उसके अंदर हमारे जो जैव ईंधन है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। और इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन भारत का ये जो प्रयास है वो भी काफ़ी एक हम कह सकते हैं उत्साहपूर्वक हम कह सकते हैं कदम है। ठीक, अगला जो आर्टिकल है वो कहता है भी शुक्र ग्रह पर जीवन की तलाश। तो अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है, अभी इसी प्रकार का जो एक प्रयास है, जो कि कहीं जो शुक्र ग्रह का जो वातावरण है या जिसके जो बादल है उसके अंदर क्या हो रहा है, अभी जो इस प्रकार के जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि क्या कर रहे हैं, वहाँ पर जीवन की संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, तो कहते हैं अभी जो पिछले 1.5 दशकों से शुक्र के वातावरण में होने वाली जो रासायनिक घटना है उसमें क्या हो रही है, दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, वो कहीं के वैज्ञानिक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, अभी यहाँ पर जो जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह है और शुक्र ग्रह है जैसे मंगल ग्रह है, तो ये उसी के समान एक ग्रह है जिसका वातावरण कहीं कहीं क्या हो सकता है, जहाँ पर क्या हो सकता है, जीवन की यानी उपलब्धता हो सकती है। कहता है भी जो शुक्र ग्रह पर जहरीले वायुमंडल में एक जो फासिन गैस है उसका विद्यमानता यहाँ पर पाई गई है, जिसके अंदर क्या होता है, एक नमक से बनने वाली गैस है, जो कहीं कहीं जो जीवन होता है उससे संपीड़न के कारण या उसके गले सड़ने के कारण इस गैस का क्या होता है, उत्पादन यानी कहीं के जो रिलीज होता है, जो कि कहीं कहीं इस प्रकार का प्रमाण हो सकती है भी वहाँ के जो बादल है या जो वहाँ का जो वातावरण है, जहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ पर जीवन हो सकता है। ठीक है, आगे इसमें क्या भी शुक्र ग्रह पर लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, जो फास्फीन का मिलना बेहद ही असाधारण बात है। तो ऐसी स्थिति में कहता है भी जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है वहाँ पर फास्फीन होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ऐसे में इस प्रकार क्षेत्र में यहाँ पर पाए जाना कहीं न कहीं वहाँ पर जीवन का होना एक यानी कि संकेत हमारे लिए हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये सशक्त बायो और जो सिरचर जिसको जैव चिन्ह भी बोलते हैं या पद चिन्ह बोलते हैं वो भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। फायोसिन एक बायो सिंचर माने जाने वाला एक गैस है जो पृथ्वी पर जो फायोसिन का जो संबंध जीवन से है। ठीक है, तो पृथ्वी पर ये पाई जाती है तो वह जीवन के कारण पाई जाती है। जो उसको बोलते हैं फास्फिन जो गैस के एक के अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे फास्फोर परमाणु होते हैं। जैसे अमोनिया में 3 हाइड्रोजन परमाणु से घिरे नाइट्रोजन परमाणु होते हैं। और पृथ्वी पर जो ये गैस होती है वह औद्योगिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होती है।
और यह कुछ जो अवायवीय जीवाणुओं द्वारा भी क्या होती है, निर्मित होती है। यानी ऐसे जीवाणु जो वायु के अंदर जीवित नहीं रहते हैं, जो कि इस प्रकार की जो वातावरण है उसमें जीवित या पनपने में काफ़ी सहायक होते हैं। ठीक है, जो कहीं न कहीं जो ऑक्सीजन होता है उसका भी कहीं न कहीं वातावरण का क्या कहते हैं, एक प्रमाण देते हैं, यानी शुक्र ग्रह पर ऑक्सीजन भी हो सकती है। ठीक है, जैसे सीवर है, भराव है, दलदल है, तो इन क्षेत्रों के अंदर हमारी जो फास्फिन गैस है उसकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो साथ ही साथ जो फास्फिन है वह शुक्र ग्रह के लगभग जो जहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान है वहाँ पर ये पाई जाती है, और सूक्ष्म जीव उन भूगर्भिक और रासायनिक अभिक्रियाओं से निर्मित हो सकती है जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे में हम कैसे इस प्रकार का दावा कर सकते हैं अभी जो शुक्र ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था जो कि हमारी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि गर्व का एक क्षण, एक और क्षण, यानी अभी हाल ही के अंदर हमने देखा है, आज की जो फ्रंट न्यूज़ है हमारी जो न्यूज़पेपर की, उन सभी के अंदर हमने देखा जो चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया गया है उसी की सारी न्यूज़ हमने देखने को मिली है। तो वह क्या है, हमारे लिए एक गर्व का एक क्या है, पल है भी, जिसके अंदर हमने क्या किया भी, जो चंद्रयान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वह अपनी लगभग 40-45 दिनों की यात्रा करने के बाद तो यानी चंद्रमा की जो दक्षिण ध्रुव है उस पर क्या करेगा, यानी लैंड करेगा। यानी 40-45 दिन के बाद हमें इसकी पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। अभी इसकी सफलतापूर्वक हमने क्या किया है, इसकी प्रक्षेपित किया है, या उसको हमने क्या किया एक प्रकार से यानी हम एक प्रकार से हम कह सकते हैं अभी उनको लॉन्च किया है। ठीक, और जिस प्रकार से हमने इस आर्टिकल के अंदर एक बात की अभी, जिस प्रकार से जो हमारी अर्थ है यानी जो इसरो है, यानी ये जो संस्था है जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में दिनों दिन सफलता प्राप्त करती जा रही है, और विश्व के अंतर्गत एक हम कह सकते हैं उत्कृष्ट स्थान बनाने में इसने अपनी, ये हम कह सकते हैं भी एक योग्यता दर्शाई है या अपना स्थान उसने बनाया है। जबकि अन्य प्रकार की जो हमारी जो संस्थाएं हैं वो क्यों इस प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही हैं, ताकि इस प्रकार की हम कह सकते हैं भी जो संभावनाएं या इस प्रकार के कार्य नहीं कर पा रही है, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं उस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, जिससे हम चहुमुखी प्रगति करने के लिए हमें सारी संस्थाओं को एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। साथ साथ जो इंजीनियरिंग संस्थान है, मशीनरी संस्थान है, तकनीक से संबंधित संस्थान है, उनको भी आगे आकर अपने प्रोत्साहन प्रकार के या इस प्रकार के उत्कृष्ट कार्य करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, तो ये एक आर्टिकल था, और चंद्रयान के बारे में हम सभी जानते हैं, जो चंद्रयान टू था उसका कुछ जो हमें जो सीमित असफलता मिली थी उसी का परिणाम हम चंद्रयान 3 है। इसमें हम क्या करेंगे, दो, एक रोवर और एक हमारा जो हम कह सकते हैं एक जो लैंडर है वो होगा लैंडर जिसका नाम विक्रम है, और जो रोवर जो प्रज्ञान है वो क्या करेगा, चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और उसकी क्या करेगा, जांच करेगा। और जो दक्षिणी ध्रुव है जहाँ पर क्या हो सकते हैं काफ़ी टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर पानी वगैरह की व्यवस्था वहाँ पर हो सकती है, तो उसकी भी क्या करेगा, ये जांच करेगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 के जो अधूरे कार्य थे उनको ये क्या करेगा, पूरा करेगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ साथ किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।